7 अक्टूबर 2009 एक नैना पुजारी नाम की औरत जो कि शादीशुदा थी, पुणे जैसे बड़े शहर के अंदर अपने पति के साथ में रहा करती थी, जिसके पति का नाम था राजबीर पुजारी। वैसे तो नैना पैसे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और वो पुणे की एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब किया करती थी। हर बार की तरह नैना सुबह 7 बजे अपनी जॉब के लिए निकला करती थी और शाम को 7 बजे तक हर रोज़ अपने घर पर पहुंच जाया करती थी। दोस्तों, ये वो तारीख थी, यानी कि 7 अक्टूबर 2009 की ये वो तारीख थी जिस दिन भी नैना अपने काम पर सुबह निकली थी। अपने ऑफिस के लिए सुबह 7 बजे रवाना हुई थी, लेकिन शाम के वक्त पर 7 बजे से भी ज़्यादा का टाइम हो जाता है, नैना उस रात अपने घर पर नहीं पहुंचती। नैना का पति उसका काफ़ी इंतज़ार करता है, बट 2-4 घंटे बीतने के बाद भी नैना अपने घर पर नहीं पहुंचती। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फ़ौरन ही हरकत में आता है। अब दोस्तों, वो यहाँ पर नैना को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है। वो नैना के फ़ोन पर लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन पूरी तरीके से बंद बता रहा था। अब यहाँ पर अभिजीत ने काफ़ी सारे रिश्तेदारों के घर पर कॉल करके पूछा कि क्या नैना वहाँ पर आई है, लेकिन सब लोगों का नाम जवाब मिलता है। अब दोस्तों, अभिजीत फौरन ने यहाँ पर नैना को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस तक पहुँच जाता है और ऑफिस में आकर नैना को ढूंढने की कोशिश करता है, बट ऑफिस वालों का ये कहना था कि नैना अपने सही समय पर, यानी कि वही शाम के 7 बजे निकल चुकी थी ऑफिस से। जिसके बाद में वो कहाँ गई है उन लोगों को नहीं पता। अब अभिजीत को ढूंढते ढूंढते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन दोस्तों उसे नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब तक वो यहाँ पर पुलिस में भी अपनी मिसिंग पत्नी की कंप्लेंट लिखवा देता है। अब दोस्तों, पुलिस भी यहाँ पर नैना की छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। फिर तकरीबन दोस्तों 2 दिन के बाद, यानी कि दोस्तों ये बात है 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर को पुलिस को यहाँ पर सूचना दी जाती है कि वहीं से कुछ ही दूरी पर रेवाड़ी के जंगलों में एक लाश देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस जैसी दोस्तों उस लाश के करीब पहुंचती है, यानी कि उन जंगलों में जाकर उस लाश को देखती है, तो दोस्तों यहाँ पर उसके पति अभिजीत को भी बुलाया जाता है। अभिजीत जैसे ही उस लाश को देखता है तो लिटरली उसके पैरों तलों जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी नैना पुजारी की थी। हालांकि लाश का पूरा चेहरा कुचला हुआ था, ये देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि पत्थर से इसके चेहरे को कुचला हुआ है, लेकिन उसके कपड़े और गहनों के जरिए उसकी पहचान कर ली जाती है। और दोस्तों, पुलिस उसकी बॉडी को फौरन ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पता चलता है कि इस लड़की को मारने से पहले इसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर छानबीन में लग जाती है और फौरन ही नैना की उसी कंपनी के अंदर जाकर छानबीन करने की कोशिश करती है, पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर नैना के साथ में क्या हुआ, नैना उस रात किसके साथ में निकली थी। तो कंपनी से यह जवाब मिलता है कि नैना अकेली ही कंपनी से निकली थी। अब दोस्तों, पुलिस वाले फौरन ही यहाँ पर उस रात की पूरी होटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर उस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो दोस्तों फाइनली पुलिस को यहाँ पर एक सबूत मिल जाता है। जी हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देख पाते हैं कि नैना अपने ऑफिस से बाहर की ओर को निकल चुकी है और वो काफ़ी घंटे अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि दोस्तों ऑफिस से नैना का घर बहुत ज़्यादा दूर था, तो वो अक्सर रोज़ बस या टैक्सी या टेम्पो से ही जाया करती थी। लेकिन उस रात वो इंतज़ार करते करते थक जाती है, उसे कोई भी रिक्शा नहीं मिलता, इसीलिए फ़ौरन ही वहाँ पर एक कार वाला आता है जो कि यहाँ पर नैना को पिक कर लेता है। नैना उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और नैना उसकी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। कैमरे में उस कार का नंबर पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है और उस कार के नंबर के ज़रिए जैसे ही उस कार की यहाँ पर छानबीन की जाती है, उस कार की डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि ये कार योगेश राउत नाम के एक इंसान की है। दोस्तों, पुलिस को जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो पुलिस उसके घर पर जाकर उसे पूरी तरीके से अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके उसे थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ पुलिस यहाँ पर करती है। वो सीधी तरीके से कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन पुलिस जब अपनी तरीके से खातिरदारी करके उससे पूछताछ करती है तो वो धीरे धीरे करके सारा जुर्म कबूल कर रहा था। और जब उसने पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल किया तो दोस्तों उसे सुनकर लिटरली आपके भी रोंगटे पूरी तरीके से खड़े हो जाएंगे। उसने यहाँ पर कबूल किया कि हाँ, उसी ने ही नैना की हत्या की है। जी हाँ दोस्तों, अब पूरी वारदात क्या हुई मैं आपको बता देता हूँ। ये वही 7 अक्टूबर की मनहूस रात थी जब नैना 7 बजे अपना काम धाम खत्म करके अपने घर की ओर को जाने की कोशिश कर रही थी। उस रात नैना को कोई भी बस या टैक्सी नहीं मिल पाई थी, तो योगेश राउत जो कि इसी की कंपनी में
ड्राइविंग की नौकरी किया करता था और नैना इसे काफ़ी समय से जानती थी। तो योगेश इसके करीब आता है और इससे बोलता है कि मैं आपको आपके घर पर ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरी कार के अंदर आकर बैठ जाइए। इसने बहला फुसलाकर नैना को अपनी कार के अंदर बिठा लिया। नैना भी इसकी कार के अंदर जाकर बैठ गई थी, जिसके बाद में योगेश इसे ड्रॉप करने के लिए लेकर चला गया। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद योगेश इसके घर की ओर जाने के बजाय कोई दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। ये देखकर नैना यहाँ पर उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम मुझे ये कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हो। लेकिन वो उससे बोलता है कि मेरे कुछ दोस्तों को भी मुझे कहीं ड्रॉप करना है और उन्हें मुझे लेना है। कुछ दूर कार जैसी आगे बढ़ती है तो कार के अंदर 3 उसके दोस्त यार चढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन तीनों को मिलाकर ये कुल 4 लोग हो चुके थे और ये चारों के चारों नैना की तरफ देखकर अपनी गंदी नियत कर लेते हैं। इन लोगों ने नैना के साथ में हाथापाई करना शुरू कर दी। अब ये उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। नैना इन सब चीज़ों का विरोध कर रही थी, चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन बदमाशों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और एक एक ने बारी बारी से मिलकर नैना के साथ में दुष्कर्म किया। जी हाँ दोस्तों, नैना इस सब चीज़ों को रो रो कर विरोध कर रही थी, लेकिन किसी ने नैना को नहीं सुना और साथ ही साथ उसके गाल पर जोर जोर से थप्पड़ देते रहे। जिसके बाद में इन्होंने नैना का डेबिट कार्ड भी उससे छुना लिया था और दोस्तों उसे टॉर्चर करके उसके डेबिट कार्ड का पासवर्ड भी पूछ लिया। अब दोस्तों जब इन दरिंदों की हवस पूरी तरीके से पूरी हो चुकी थी तो इन लोगों ने यहाँ पर नैना की हत्या कर दी और उसकी हत्या करके उसे रेवाड़ी के जंगल में डाल दिया, उसकी लाश को, जिससे कि कोई पहचान ना पाए। इसीलिए इन्होंने एक भारी से पत्थर से उसके चेहरे को पूरी तरीके से कुचल दिया, जिससे कि इसकी पहचान ना हो पाए। उसे वहाँ पर फेंकने के बाद ये लोग फौरन ही वहाँ से शहर में आते हैं और वहाँ शहर में आकर एटीएम से इन्होंने नैना के अकाउंट में से 61,000 रुपये चुरा लिए थे। जी हाँ, और उन पैसों को लेकर ये लोग फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें कैसे पकड़ा वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अभी पुलिस ने केवल योगेश राउत को पकड़ा था और दोस्तों उसी के जरिए पुलिस ने उन तीनों और बदमाशों को पकड़ लिया जो कि इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे और अब दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चालू हो जाता है। जी हाँ, अब लगभग इसी दौरान 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि 2009 से 2011 आ जाता है और ये लोग पुलिस की हिरासत में थे कि तभी दोस्तों यहाँ पर मैन मुख्य कैरेक्टर जो कि यानी कि मैन मुख्य आरोपी जिसका नाम यहाँ पर योगेश पुआर था, वो एक दिन पुलिस वालों से बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ तकलीफ हो रही है, कृपया मुझे हॉस्पिटल में लेकर चलो। पुलिस वाले इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये एक्टिंग ही ऐसी कर रहा था। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में ले जाकर इन लोगों ने जैसे ही उसे एडमिट किया तो ये हॉस्पिटल की खिड़की से भाग गया था। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों ये बहुत दूर भाग गया और बहुत दूर महाराष्ट्र के शिरडी नाम की एक जगह पर ये पहुंच चुका था। वहां पर दोस्तों साईं बाबा का एक बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। ये वहां पर जाकर मंदिर के अंदर अपना भेष बदल कर रहने लगा, जिससे कि कोई इसे पहचान ना पाए। लेकिन पुलिस ने इसकी भी पहचान कर ली और इसे 2013 में जाकर दोबारा किसी शिरडी से अरेस्ट कर लिया गया। खैर पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया और ये मामला कोर्ट तक गया। अब कोर्ट में दोस्तों एक गवाह की ज़रूरत थी, तो दोस्तों इन्हीं में से एक व्यक्ति जो कि इसी काम के अंदर इन्वॉल्व था, जिसका नाम राजेश चौधरी था, उसने यहाँ पर अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दी और बोला कि इन तीनों ने मिलकर उस औरत के साथ में बहुत गलत काम किया है। हालांकि ये भी उसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन ये गवाह बन चुका था तो शायद इसीलिए ये बच रहा था। इसने कोर्ट के सामने माफ़ी मांगी कि आज के बाद अब ये ऐसा कभी भी नहीं करेगा। राजेश चौधरी कोर्ट का गवाह बना, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों बाकी के वो 3 लड़के योगेश पुआर के साथ में उसके 2 दोस्त और उनको यहाँ पर 2017 में कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई और उनको फांसी मुकम्मल तरीके से हुई। इस तरीके से केस पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। हालांकि लोग बाग राजेश चौधरी की सज़ा की भी बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वो किसी तरीके से बच गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि उसको सज़ा मिलना चाहिए थी या फिर आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ये दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बाय।